आज मैं आप लोगों के सामने बिहार सामान्य ज्ञान भाग 2 लेकर आया हूं। इसमें हम लोग बिहार से संबंधित जो भी सामान्य ज्ञान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बिहार में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, बीएसएससी, बीपीएससी, फिर आपका बिहार पुलिस, ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही वर्ग 10वीं के बच्चों के लिए भी यह बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसलिए कृपया आप लोग सब्सक्राइब व बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें जो आप चाहते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग 2 विषय पे जानेंगे। एक हमारा कृषि से संबंधित रहेगा और दूसरा प्रमुख धार्मिक स्थल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो विषय है, सबसे पहले हम लोग कृषि के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग लगभग 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो प्रश्न है उस पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा ये पहला है, बिहार के कितने प्रतिशत भाग में खेती की जाती है? तो इसका जवाब है 59% भाग पर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? इसका सही जवाब है 25% भाग पर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो लगभग 80%। जब से हमारे बिहार से झारखंड अलग हुई है, तब से बिहार की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही आधारित है। जबकि जब झारखंड साथ में था तो हमारे यहाँ बहुत सारे कारखाने थे, औद्योगिक केंद्र थे, लेकिन उनके अलग हो जाने से, झारखंड के अलग हो जाने से बिहार में अधिकांश जनसंख्या है जो कृषि पर ही निर्भर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। बिहार का भारत में सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? सब्जी के मामले में देखिए हमारे बिहार का भारत में 3रा स्थान है। यह भी एक गौरव की बात है। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण जिला। इसके बाद औरंगाबाद का स्थान आता है। औरंगाबाद में भी बहुत सारे प्रमुख नहर भी हैं, इस कारण से वहां धान की खेती अच्छी होती है। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये हमारा जिला खगड़िया है। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किन जिलों में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका जवाब है पटना और नालंदा में। आप कभी घूमने जाइएगा पटना और नालंदा में तो बहुत आपको दिखाई देगा प्याज की खेती। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका जवाब है पश्चिमी चंपारण। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में दलहन फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये इसका जवाब है पटना। पटना में लोग कहेंगे कि पटना में किस स्थान पे है, तो हम लोग ज्यादातर देखेंगे कि गंगा किनारे जो दियारा क्षेत्र कहलाता है, मनेर है, ये सारे जो एरिया है, क्षेत्र है, उन जगहों पे दलहन की खेती की जाती है। आपका मसौढ़ी तक पटना जिला में ही आता है। तो ये सारे क्षेत्रों में दलहन फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं।
बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका जवाब है भागलपुर। हम लोग ऐसे भी भागलपुर का बहुत सारा चादर है जो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब है भागलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मखाना सबसे अधिक होता है? इसका जवाब है मधुबनी। मखाना जो है वो पानी में उगाया जाता है और इसमें प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का एकमात्र राज्य बिहार है जो मखाना उत्पादन में पूरे भारत में 90% योगदान देता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका जवाब है बेगूसराय। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका जवाब है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका जवाब है वैशाली। हम लोगों का कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न थे समाप्त हो गए। अब हम लोग अगले विषय पे चलते हैं। बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में जानेंगे। हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो विश्व विख्यात हैं। तो उनमें पहला नाम आता है बोधगया का। बोधगया का प्राचीन नाम दुंगेश्वरी पहाड़ी या मंदिर था। यहाँ गौतम बुद्ध को 6 साल की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय से इसका नाम बोधगया है। इस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। वहां पर स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और साथ ही यह जो बोधगया नगर है यह निरंजना नदी के तट पर स्थित है। अब हम लोग अगले धार्मिक स्थल के बारे में जानेंगे। हमारा गया। यहाँ फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर स्थित है। इसका पुनर्निर्माण इंदौर की शासका अहिल्याबाई ने 1787 ईस्वी में की थी। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने गयासुर नामक असुर के सिर पर दाहिना पैर रखकर जमीन में दबा दिया। उस सतह पर उनका पद चिन्ह आज भी देखा जा सकता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों का पितरपक्ष मेला लगता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंड दान करने आते हैं। उस समय इतनी भारी भीड़ होती है कि देखने लायक बनता है। वैशाली धार्मिक स्थल, इसके बारे में भी कई इतिहास है। जैसे जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व इसी नगर में कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर जयंती के दिन यहाँ वैशाली महोत्सव मनाया जाता है और साथ ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में इसी स्थान पर हुआ था। उसी समय से यह वैशाली धार्मिक स्थल पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। हम लोग अगले विषय पे चलते हैं। पावापुरी। यह पावापुरी में भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और उनकी मृत्यु भी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इसी स्थान पर हुआ था। तब से पावापुरी प्रसिद्ध है। हमारा अगला है राजगृह, जिसे राजगीर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह स्थान मगध के शासक जरासंध की राजधानी, साथ ही गर्मकुंड, गृद्धकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप,
एवं रोपवे के लिए प्रसिद्ध है। इस रोपवे को 1972 में जापान सरकार द्वारा बनवाया गया था। साथ ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में इसी स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट, बक्सर। गंगा नदी के किनारे बसा यह नगर विश्वामित्र मुनि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तारका नामक असुर का वध राम जी ने किया था। वहीं पर एक तारका मंदिर है, वहाँ लोग पूरे भारतवर्ष से पूजा करने के लिए जाते हैं और आज भी वहाँ पे चरित्र वन है। हम लोग अगला विषय पे चलते हैं, पटना साहिब। यह सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। इनके जन्म स्थल पे गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। हमारा आज समान ज्ञान का विषय समाप्त होता है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। कृपया वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। कृपया इसलिए नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें। धन्यवाद।